नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों यूपी होमगार्ड के लिए 21वां मॉडल पेपर आज आपके सामने है, जिसमें मात्र दोस्तों 15 मिनट की क्लास में आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके जीएस के, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं विद फैक्ट्स आपको कराएंगे। तो दोस्तों आप अभी तक यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। और अभी तक दोस्तों 20 क्लासेस करवाई जा चुकी हैं, बहुत कम समय की हैं, 15-15, 20-20 मिनट की। तो आप चैनल पे विजिट करके दोस्तों जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में यूपी होमगार्ड 2026 के नाम से दोस्तों जो सेक्शन है, उस सेक्शन में आप जाएंगे तो सभी क्लासेस दोस्तों वहाँ पे आपको मिल जाएंगी सीरियल वाइज, और मात्र कम समय में आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। विद इमेज उसमें करवाया गया है दोस्तों, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं उनको सेलेक्ट करके करवाया गया है। तो आप ज़रूर इस दोस्तों सेक्शन में जा करके सभी वीडियोज़ को देखिएगा, जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खान का संबंध दोस्तों किस राजवंश से है? तो सैयद वंश का दोस्तों ये संस्थापक है खिज्र खान। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका संबंध सैयद वंश से है और सैयद वंश का संस्थापक है। सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, उसको भी आपको याद रखना है। 1414 से 1451 तक चलता है सैयद वंश, तो इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो खिज्र खां है, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। बाकी दोस्तों सल्तनत काल में जितने भी हुए हैं उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसने दोस्तों अपने आप को रैयत ए आला, कौन सी उपाधि? रैयत रैयत ए आला उपाधि से अपने आप को सुशोभित किया था। बाकी दोस्तों इसने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कौन सा ऐसा सल्तनतकालीन शासक हुआ है जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था? तो उसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सैयद वंश का खिज्र खान। कौन है दोस्तों? खिज्र खान। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो इनमें से दोस्तों जो गुरु अर्जुन देव थे, सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से नंबर के? सिखों के 5वें गुरु थे दोस्तों। और इन्होंने आदि ग्रंथ जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, इसको संकलित किया है। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जो सिखों के 5वें गुरु थे, इन्होंने दोस्तों अमृतसर तालाब जो है उसमें हरमंदिर साहब मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का? हरमंदिर साहिब, जो कि सिखों का पवित्र मंदिर माना जाता है, पंजाब में है, अमृतसर में। इसका निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के 5वें गुरु हैं। तो ये डिटेल आपको याद रखनी है। और इनकी दोस्तों हत्या करवा देता है कौन दोस्तों? जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर इनकी हत्या करा देता है खुसरो की सहायता के कारण। खुसरो की इन्होंने सहायता की थी, ऐसा आरोप लगा करके वो इनकी हत्या करवा देता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है दोस्तों कि कौन से गुरु हुए हैं जिनको जहांगीर ने, जिनकी खुसरो की सहायता के कारण हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव। तो एक क्वेश्चन से जुड़े हुए जो भी अन्य क्वेश्चन हैं वो भी साथ में आप याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो इनमें से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी तो थे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने 4 जून 1944 में 4 जून 1944 में दोस्तों सिंगापुर में दोस्तों एक रेडियो में प्रसारित करते हुए इन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन एक आपको साथ में याद कर लेना है। तो ये कहा था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको दोस्तों महात्मा कहा था। और बाकी राष्ट्रपिता आपको बता ही दिया, सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने प्रसारण के तहत कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी ये भी आपको याद रखना है। तो 20 अगस्त 1828 में 1800 20 अगस्त
1828 में दोस्तों इसकी स्थापना इन्होंने की थी। तो ये आपको याद रखना है 1828 में। डेट भी आपको याद रखना है और कहाँ पे स्थापना की थी, तो कोलकाता में इसकी स्थापना की थी इन्होंने ब्रह्म समाज की। तो स्थान भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन सी में दिया गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों वेल्यूर मठ की स्थापना की थी, वेल्यूर मठ की। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, वेल्यूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन दोस्तों जो कि 1930 और 1931 और 1932 में आयोजित होते हैं। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दलितों के नेतृत्व करते हुए यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। और इसके अलावा क्वेश्चन एक और बनता है, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर डी है ऑप्शन। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है दोस्तों महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है, उसमें सेकंड वाले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है यहीं से तुरंत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है दोस्तों उसका दक्षिणी छोर जो कन्याकुमारी है वो स्थित है। तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? भूमध्य रेखा के उत्तर में। लेकिन यदि क्वेश्चन का ऑप्शन देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन में कर्क रेखा भी दी गई है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है और कर्क रेखा के दक्षिण में है, ये भी आपको याद रखना है। कर्क रेखा के, तो कर्क रेखा जो है उसके कर्क रेखा के दक्षिण में है और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है प्रायद्वीपीय दक्षिणी छोर का जो कन्याकुमारी स्थान है वो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये पूछा गया है। गुरु शिखर है, गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू पर स्थित है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कुल दोस्तों कितने ऐसे राज्य हैं? 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। उनमें से कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो इसमें से दोस्तों गुजरात है, आपका गुजरात है, और गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश है एमपी, और राजस्थान है दोस्तों, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के अलावा कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के अलावा दोस्तों यहाँ पे झारखंड है, और झारखंड के अलावा और राज्य कौन सा है? तो झारखंड के अलावा दोस्तों त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से हैं? त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सभी दोस्तों क्या है? राज्य हैं जहां से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक भी है मित्र पर गमछा झाड़। कौन सी है? मित्र पर गमछा झाड़। तो इससे आप याद कर लीजिएगा। मित्र में मी से दोस्तों क्या हो जाएगा? मी से मिजोरम, त्रा से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा, और गा से क्या हो जाएगा? इसमें गा से गुजरात, अम्मा से मध्य प्रदेश, गमछा और छा से छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड, झा और रा से दोस्तों राजस्थान। तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दोस्तों, इसमें गुजरात और झारखंड और मिजोरम से होकर के गुजरती है और असम से नहीं गुजरती है। तो इसका 1, 2, 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है। टेरा रोसा शब्द का अर्थ होता है दोस्तों लाल मिट्टी से। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूना पत्थर के अपक्षय से टेरा रोसा प्राप्त होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो दुनिया को कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें सबसे अधिकतम टाइम जोन फ्रांस में है। कहाँ पे है? सबसे अधिकतम टाइम जोन है दोस्तों 12 फ्रांस के अंदर है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो मानक समय है दोस्तों, वो मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीनविच से लिया गया है, लंदन, जो कि लंदन में स्थित है। ग्रीनविच से मानक समय को लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री पर है? तो ये आपको याद रखना है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ पे है? पूर्वी देशांतर पर स्थित है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है, 82.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ग्राम सहकारी संस्था। तो इसमें से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ग्राम सहकारी संस्थाएं पंचायती राज संस्था नहीं है। बाकी ग्राम सभा हो गई, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये सभी पंचायती राज संस्था के अंतर्गत आती हैं। तो ये सभी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो गलत है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज गलत है। मूल अधिकार गलत है। और प्रस्तावना को माना गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में किसने कहा है दोस्तों? डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह ने। डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह, इनका नाम भी आपको याद रखना है। इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है दोस्तों? प्रस्तावना को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 32 है मौलिक अधिकारों का, जिसमें संवैधानिक उपचार है दोस्तों, अनुच्छेद 32, इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको दोस्तों संविधान की आत्मा कहा है। और प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री के रूप में डॉक्टर के.एम. मुंशी ने कहा है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अनुच्छेद 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने और प्रस्तावना को डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आर्थिक समीक्षा दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें कुल 12 माह का डाटा होता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। वित्त मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इससे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है? तो गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कौन सी समिति कर रही है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति का गरीबी रेखा से संबंध है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तेंदुलकर समिति के अनुसार दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपये प्रति व्यक्ति आय रखी गई है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में होती है। कार्यकाल किसका था? तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 1821 में भारत की पहली दोस्तों 1821 में भारत की पहली नियमित जनगणना होती है। यदि पहली नियमित जनगणना आपसे पूछा जाए, पहली नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना कब होती है? नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। लेकिन उस समय कार्यकाल किसका था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अभी जो जनगणना चल रही है, तो वो दोस्तों कौन से नंबर की जनगणना है, ये आपको याद रखना है। तो 2011 वाली जो जनगणना है वो दोस्तों 15वीं जनगणना है। लेकिन स्वतंत्र भारत की यदि बात करते हैं तो 7वीं जनगणना है। और 2011 के बाद ये जो वर्तमान में ये जनगणना प्रचलित है दोस्तों, जो जिसका टारगेट 2027 तक रखा गया है कंप्लीट होने का, ये स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना होगी? तो 8वीं जनगणना होगी। और टोटल में यदि देखा जाए तो ये 16वीं जनगणना होगी। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है।
तो रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टर्मिनल डॉपलर रेडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो टर्मिनल, जिसको टीडीआर कहते हैं, टर्मिनल डॉपलर रेडार दोस्तों खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा, अधिक गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों एक ट्रिक होती है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, इस ट्रिक से आप याद रखिएगा। इसमें ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, और टा से टॉमसन ने खोज की है। पा से दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और रदरफोर्ड ने। और ना से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, और चा से चैडविक ने इसकी खोज की थी। तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश की कमी से क्वासियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। तो इनमें से दोस्तों प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर और मैरास्मस, ये भी आप याद रखिएगा। क्वासियोरकर और मैरास्मस नामक जो रोग होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन का नहीं दोस्तों, ऑप्शन ए नहीं, इसका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन आपको साथ में ये भी याद रखना है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। लेकिन अतिस्रावण यदि अधिकता हो जाए तो दोस्तों वहां पे कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया ये रोग आपको याद रखना। ज्यादातर क्वेश्चन ये याद होगा कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, लेकिन अधिकता से, अतिस्रावण से कौन सा होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये भी आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका संबंध दोस्तों किससे है? पादप संरक्षण, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए चलाया गया था। और उत्तराखंड का जो चमोली जिला है, कौन सा जिला? चमोली जिला में इसको चलाया गया था। और इसके जनक यदि पूछा जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा हैं। कौन है इसके जनक? सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये इसके जनक भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा इसके जनक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल कितनी संख्या है? तो भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2,40,202। इतनी ग्राम पंचायतें हैं भारत में, और जिसके अंतर्गत लगभग 6 लाख ग्राम आते हैं। कितने? 6 लाख ग्राम लगभग इसके अंतर्गत, ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईख की अर्धसाली किस्म किस फसल अवधि का क्या है? ईख की अर्धसाली किस्म जो होती है, फसल की अवधि क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी अवधि होती है 18 माह। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंधी में हवा की गति कितनी होती है? आंधी में हवा की गति पूछी जा रही है, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 80 मील प्रति घंटा से अधिक आंधी में हवा की गति होती है। और यदि समुद्री मील की बात करते हैं तो 64 समुद्री मील प्रति घंटा की दर से आंधी जो होती है, आंधी उसमें हवा की गति होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसका मापन दोस्तों ब्यूफोर्ट स्केल्स के आधार पर होता है। कौन सी स्केल्स के आधार पर? ब्यूफोर्ट स्केल होती है, इस स्केल के आधार पर इसका मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और जो गंगा जमुना का दोआब क्षेत्र है, उत्तरी भारत जिसे कहते हैं दोस्तों, तो दोआब क्षेत्र में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कल आपको एक क्वेश्चन में बताया था, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ऑप्शन
ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्थान पे दोस्तों यहाँ पे आ जाता है राजस्थान, और सेकंड नंबर किसका है, मध्य प्रदेश का है, और थर्ड स्थान है दोस्तों महाराष्ट्र का है, और फोर्थ स्थान पे अपना उत्तर प्रदेश आता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके साथी हैं जिनका होमगार्ड का पेपर है उनके पास आप शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।